हेलो एवरीवन। सो आई होप सबने क्लास फर्स्ट देखी होगी इस चैप्टर 1 की। हम ट्राई करेंगे इस चैप्टर को एक दो क्लासेस में ख़त्म करते हैं ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जाएं। इस चैप्टर में हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक बेस फॉर्म करता है ये बिजनेस स्टडीज़ के लिए तुम्हारी। ठीक है, अब हमने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और कुछ पॉइंट्स मैंने मार्क कराए थे, आपने उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे एंड आपको याद होंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर मैं बात करूँ तो कुछ ज़्यादा नहीं था। बात यही लिखी हुई थी कि बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि जीडीपी क्या है, इकोनॉमी क्या है, कैसे काम होता है पूरे इंडिया में इंटरनेशनली जीडीपी को लेके। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की जो है रोल ऑफ बिजनेस। एक मिनट, हाँ, रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अभी कुछ नोट मत करना, अभी मैं लास्ट में सारा नोट कराऊंगा। अभी जल्दी से मैं बता देता हूँ, अभी सुनते जाना बस। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी क्या चीज़ है ये? इकोनॉमी का मतलब मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा एक्सप्लेन किया था, मैं अभी थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार गूगल बाबा पे जाते हैं, इनको देखते हैं। हम जैसे चलते हैं कि लेमैन की तरह चलते हैं, तुम्हें पता है गूगल की सहायता हमेशा लेते हैं कि क्या वो क्या बोलता है इकोनॉमी का मतलब। द ऑपरेशंस ऑफ अ कंट्रीज मनी सप्लाई, कमर्शियल एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्री। एक और मैंने लिखा है केयरफुल स्पेंडिंग ऑफ मनी। अब इससे एक चीज तो समझ आई इकोनॉमी में, इकोनॉमी के मतलब में, कि जो कुछ भी है ये मनी से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है इकोनॉमी। हिंदी में बोले ना इकोनॉमी को तो इसको बोलते हैं, अपना हिंदी तो आती नहीं, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था, अर्थ का मतलब होता है मनी। इकोनॉमी एक लेमैन है, तुम्हें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं थोड़ी सी वर्ड्स में समझाता हूँ कि जब तुम्हारा घर है, घर में अगर तुम्हारे पिताजी की 20,000 रुपये की तनख्वाह है, तो वो एक इकोनॉमी का एक पार्ट हो गया। अब वो तुम लाके तुम्हारी माताजी को दे देते हैं वो 20,000 रुपये, और फिर माताजी डिसाइड करती हैं किस में क्या खर्चना है, कैसे खर्चना है। तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है, सारी चीज़ें डिसाइड करना, ये सारा मिला के एक इकोनॉमी बना रहा है तुम्हारे घर की। ठीक है, अर्थव्यवस्था, पैसों की मैनेजमेंट इज़ इकोनॉमी ना। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इकोनॉमी। बाकी ये बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट भी है, उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, अब ब्रॉडर सेंस में इंडियन इकोनॉमी में एक इंडिया एक घर है, धरोहर, तो उसकी डेवलपमेंट में बिजनेस का क्या रोल है ये पढ़ाया जा रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, कि उसकी डेवलपमेंट में बिजनेस का क्या रोल है। इंडिया की डेवलपमेंट में, इकोनॉमी की डेवलपमेंट में बिजनेस का रोल क्या है, उसके लिए कुछ चीज़ें बोली हैं इसमें। जैसे कि ब्रिटिशर्स जब तक नहीं आए थे उससे पहले इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। सबको पता है, सब जानते हैं कि इंडिया सोने की चिड़िया था। इंडिया एक बहुत बड़ा डेवलपिंग, मतलब उस समय काफ़ी उस समय के हिसाब से डेवलप्ड था। ठीक है, दूसरी चीज़, पहले के ज़माने में मैक्सिमम बिजनेस ट्रेड होता था बार्टर वे में। बार्टर मैंने लास्ट क्लास में समझाया, बार्टर सिस्टम के वे में, मतलब कोई चावल दे रहा है तो दूसरा गेहूं दे रहा है, ऐसे करके ट्रेड होता था। दूसरा आर्कियोलॉजिकल चीज़ें में ट्रेड होता था। बाकी जब उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे जो कोलकाता पे राज किया, मुंबई पे राज किया, प्रोविंशियल स्टेट्स बनाई, वहाँ से लेते थे टैक्सेस, लोगों से टैक्सेस लेते थे। वहाँ उन पैसों से इंडिया के ही रॉ मटेरियल्स खरीदते थे। रॉ मटेरियल्स किस वे में, इंडिया आपको पता है स्पाइस रिच कंट्री रही है। स्पाइस लेते थे, सिल्क लेते थे, यहाँ से चीज़ें ले लेके बाहर भेजते थे। तो ब्रिटिश एरा में इकोनॉमी का कुछ ये हाल चल रहा था कि इंडिया को मजदूर बना के उनसे चीज़ें लेके बाहर भेजा जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस हुई 1947 में।
उसके बाद 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया को स्टेबल करने की तैयारी हुई, हर जगह गवर्नमेंट लाई, एमसीडीज लाई, वह चीज़ें चल रही थी। बट अभी इंडिया की गवर्नमेंट जो थी ना, सदमे से बाहर नहीं निकली थी ब्रिटिश कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में कंपनी थी ना, बाद में ब्रिटिशर्स ने राज कर दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ना इस समय इस सदमे से बाहर नहीं निकली थी, तो उनको थोड़ा टाइम लगा। वो अपनी इकोनॉमिक खोल नहीं रहे थे। इकोनॉमिक खोलने का मतलब क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमिक खुल नहीं रही थी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपने हाथ में रख रही थी, क्यों अपने हाथ में रख रही थी? क्योंकि उसको डर था कि फिर से अगर मैंने अपना बिजनेस को प्राइवेटाइज कर लिया, बाहर के लोगों को एलो कर दिया, तो फिर से वही हाल होगा जो कुछ साल पहले हुआ था, और ब्रिटिशर जैसा राज जैसे उन्होंने किया था फिर से करेंगे। लेकिन ये ज़्यादा देर इंडिया गवर्नमेंट कर नहीं पाई, क्योंकि धीरे धीरे सिचुएशन ख़राब होती गई। सिचुएशन ख़राब होना ज़रूर, मतलब ऐसे कहेंगे सिचुएशन ख़राब नहीं होती, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जब आई, हर कंट्री एक दूसरे से जुड़ने लगी, इंडिया जब एक अलूफ होती गई, अलग होती गई, इससे क्या हुआ, गरीबी बढ़ती गई। जितना लोन लिया था वर्ल्ड बैंक वगैरह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंग्लैंड से लोन लिया था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इंडिया को फिर से लोन की ज़रूरत थी, लेकिन जब इंडिया लोन लेने गया आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से, आगे जाके पढ़ाएंगे इसका पूरा टॉपिक, तब उनकी ये शर्त थी कि उनको ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनना पड़ेगा इंडिया को, और इंडिया को अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी, बाहर वालों को प्राइवेटाइजेशन को एलो करना पड़ेगा अपने बिजनेसेस में, एंड बाहर वालों को एलो करना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन लानी पड़ेगी। 1991 में जब आई गेस नरसिम्हा राव सर प्राइम मिनिस्टर थे और इकोनॉमिक मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह सर, तो उन्होंने लाई एक पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी, जिसका मतलब था लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये मतलब था उसका। इसके तहत प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। कैसे दिया गया? जो पहले हर चीज़ पे गवर्नमेंट का था, मतलब कोई भी बिजनेस करना है, अगर तुम्हें तेल भी लेना है, तेल का बिजनेस करना है, तो वो गवर्नमेंट के अंडर ही चल रहा था। लेकिन इस एलपीजी पॉलिसी के आने के बाद गवर्नमेंट ने अपने रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स की, इस पे हम ही बिजनेस करेंगे, उसको 18 या 17 कर दिया, और धीरे धीरे करके उसको आज की डेट में 3 कर दिया, जिसमें रेलवे आता है, डिफेंस आता है, जो कि गवर्नमेंट के अंदर है, और रेलवे को भी धीरे धीरे अब गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है। ठीक है, तो ये कहानी थी पूरी लिबरल एलपीजी की, इंडिपेंडेंस के बाद की, कि कैसे बिजनेस का स्ट्रक्चर पूरा मोल्ड किया गया, जैसे कैसे गवर्नमेंट डर रही थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनना पड़ा धीरे धीरे करके। उसके बाद इंडिया की आर्थिक स्थिति थोड़ी थोड़ी बेहतर होती गई 1991 के बाद। ये था। और फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, बिजनेस का रोल क्या था डेवलपमेंट में। मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई और ये भी बताया कि जब प्राइवेटाइजेशन हो गया बिजनेस में, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बढ़ने लगी इंडिया की, इससे पता चल रहा है कि डेवलपमेंट में, इंडिया की डेवलपमेंट में बिजनेस का बहुत बड़ा रोल था। यार पैसे की ज़रूरत ही तो है, सब कुछ खाना, अगर खाना ही ज़रूरत है देश की, वो भी उसमें उसके लिए भी पैसा चाहिए आज की डेट में, जितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो अब हम आते हैं अपने बुक पे। बुक क्या बात कर रही है? रोल ऑफ, एक मिनट मिटा दो, रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। हाँ, बिजनेस हैविंग इन, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। बिजनेस विच इंक्लूड्स ट्रेड, ठीक है, सॉर्टेड है। बिजनेस विच इंक्लूड ट्रेड पिछले क्लास में पढ़ा है। डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल है इसका। कैसे है, आगे बढ़ो। हमने बहुत जगह पढ़ा है कि वही चीज़ लिखी है जो मैंने बताई, कि इंडिया का गोल्डन पास था, सोने की चिड़िया बोला जाता था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बताते हैं कि हमारी ट्रेडिंग कैसे होती थी,
कैसे बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि द गुड्स वर ट्रेडेड बोथ इंटरनली एज फॉरेन लैंड्स। मैंने बताया ब्रिटिश रूल में भी वो क्या करते थे, बाहर भेजते थे, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस के बाद का सिस्टम सारा सिनेरियो पूरा चेंज हुआ। अब इसको हम रीड कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना। एज a result, the people were engaged in various economic activities. इन वेरियस इकोनॉमिक, जब ट्रेड बढ़ता गया लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने लगे क्योंकि पैसा सबको चाहिए था। वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एज एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, खेती बाड़ी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मतलब डेयरी वाला काम, जानवरों को रखना, दूध बेचना। वीविंग कॉटन, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स, कपड़े बनाना, वो घड़े बनाना, यूटेंसिल्स बनाना, हैंडीक्राफ्ट्स करना एंड सो ऑन, ठीक है। और ये पूरी फैमिली इसमें पार्ट लेने लगी, जिससे इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे मतलब इंडिया की इकोनॉमी का फ्रेमवर्क, आपको ये भी पता होगा, आज तक आपने पढ़ा होगा कि इंडिया की इकोनॉमी आज की डेट में भी बहुत हद तक एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और पहले तो बहुत ज़्यादा थी, आई गेस 70 से 80% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा जो इसमें से तुमने नोट करनी है इस टॉपिक में जो अभी मैंने पढ़ाया, रोल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। लिख लेना इसको टॉपिक। सेकंड टॉपिक है रोल ऑफ इकोनॉमी इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। कुछ चीज़ें जो तुमने नोट करनी है वो ये है कि इंडिया हैड अ गोल्डन पास्ट, राइट, and the trading activities has a significant contribution to the prosperity and gains. Obviously जो भी बार्टर सिस्टम वगैरह होता था इसी से लोग अमीर गरीब सारे तय होते थे, ठीक है। उसके बाद द गुड्स वर ट्रेडेड बोथ इंटरनली एज वेल एज टू द फॉरेन लैंड्स। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक पार्ट हो रहा काम होता है, वो पहले होता था, फॉरेन लैंड्स में भी चीज़ें बेची जाती थी, उधर से भी लाती थी, इसी को तो ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। पीपल वर एंगेज्ड in various economic activities such as agriculture, domestication of animals, weaving cotton, dyeing fabrics, making clay pots। इसमें से 4-5 चीज़ें याद कर लेना, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद एंड देन जब एक बार पैसे आ गए, मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि कैसे बिजनेस काम करते हैं। एक बार पैसे आए इन बिजनेस से, दिस मनी वाज चैनलाइज इनटू फर्दर इन्वेस्टमेंट। ऐसे धीरे धीरे करके इंडिया की इकोनॉमी डेवलप हुई, ठीक है। अब एक ये पार्ट मैं एक बार पेन छोड़ दो वापस, ये चीज़ लिख लेना पॉज करके जो मैंने बताई, ठीक है। पेन छोड़ दो। एक और चीज़ बताता हूँ। अब आते हैं हम, एक चीज़ होती है प्रोमिसरी नोट, ठीक है। इस वर्ड को लेना प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस क्या कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, मतलब 25 रुपये देने थे वो दूंगा। तो ऐसा एक आज की डेट में एक नोट बनता है, एक कागज़ पे लिखा जाता है कि मैं तेरे को भाई 25 रुपये इस तारीख को दूंगा, डेट को दूंगा, ठीक है। पहले के ज़माने में इंडिया में बहुत जगह इसको हुंडी बोला जाता था। बहुत टाइप्स की होती हैं ये। पहले के ज़माने में इसको हुंडी बोला जाता था क्योंकि आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि पैसे को ले जा, ऐसा नहीं है हम पूरे पैसे को लेके घूम सकते हैं। आजकल तो यूपीआई है, फ़ोन में लेके घूम रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम सारे पैसे जेब में लेके घूम सकते हो। तो उस समय हुंडी होता है, उस समय फ़ोन तो होते नहीं थे, तो हुंडी यूज़ होता था, एक तरह का चेक होता था, प्रोमिसरी नोट, ठीक है। अब आते हैं इस पर, ध्यान से देखना। एज एन एग्जाम्पल इट इज़ यूज ऑफ, एक मिनट, ये लिखा है हुंडी। हुंडीज वर यूज्ड एज डॉक्यूमेंट्स टू फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ मनी। जैसे आज का यूपीआई कर रहे हैं चेक से होता था, वैसे ये हुंडी यूज होता था उस समय। फ्रॉम वन हैंड टू अनदर फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। जैसे एक ने सामान खरीदा तो दूसरे ने क्रेडिट पे अगर लेना तो वो हुंडी देता था उसको कि भाई मैं इतने रुपए तेरे को दूंगा इस तारीख को, ठीक है। एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज इट इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट विच वारंट द पेमेंट ऑफ मनी, द प्रॉमिस और ऑर्डर विच is unconditional
कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब बातचीत, कि भाई कम कर दे, या सारी वैलिड नेगोशिएशन के बाद जो एक पेपर बनता था एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में कि इतना रुपए तूने देना है, वो हुंडी कहलाता था। आज की डेट में मैंने बताया प्रोमिसरी नोट, चेक, बिल, इनवॉइस, ये सब इसी के पार्ट है। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है कि इट वाज सो बिकॉज ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस इधर बाय लैंड और सी इन्वॉल्व रिस्क ऑफ थेफ्ट। चोरी का डर होता था, इसलिए ऐसे पैसे तो रख नहीं सकते थे, उसके लिए हुंडी लाया गया। हुंडी विच लिटरली मीन्स टू कलेक्ट वाज रिटन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। ठीक है, अब हुंडी को तुमने इसके बाद हुंडी के बारे में एक और चीज़ लिखी गई है, हुंडी एज प्रैक्टिस बाय इंडियन मर्चेंट कमोडिटी कम्युनिटीज़। कैसे? जैसे धनी जोग, सहजोग, फरमान जोग, देखन जोग, धनी जोग, फरमान जोग, जोखमी। ये याद कर लेना, आपको रट्टा तो मारना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर आसान हो पाए तुम्हारे लिए। धनी जोग, इसमें क्या होता है कि एक हुंडी होती है जिसमें किसी का नाम नहीं है, जिसके पास वो हुंडी है उसको पैसे वो देगा तुम्हें। मान ले मेरे पास एक हुंडी है, पेपर उसमें लिखा हुआ 25 रुपये, तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें मेरे को देनी पड़ेगी। अगर मेरे बाद कोई राहुल है उसके पास आ गई तो उसको देनी पड़ेगी, उस वो लेकर जाएगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब जिसके पास वो नोट है उसकी हो गई, किसी स्पेसिफिक पर्सन की नहीं हुई, वो हो गया धनी जोग हुंडी। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये है एक और धनी जोग। ये भी सेम है कि जिसके पास होगा उसी को मिलेगी, लेकिन आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, मतलब एक टाइम के बाद मिलेगी, एक टाइम तक एक इसमें लॉक इन, उसके बाद मिलेगी। ठीक है, दूसरा सहयोग, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को मिलेगी। इस हुंडी में नाम लिखा होता है किसी का, जैसे मेरा नाम आर्यन है तो आर्यन लिखा हुआ है, सिर्फ मेरे को ही मिलेगी, किसी और के पास ये चली गई तो उसको नहीं मिलेगी। ये है सहयोग हुंडी। फिर फरमान जोग, इसको आज की डेट में बोलते हैं पेएबल ऑन डिमांड। मतलब ये थोड़ा धनी जोग की तरह है, और ये धनी जोग के फॉर्म में भी हो सकता है और सहयोग के फॉर्म में भी हो सकता है। कैसे फरमान जोग? ये पेएबल ऑन डिमांड, कि अगर ये मेरे पास हुंडी है, मैं जब चाहूँगा उसको दूंगा और मेरे को पैसे मिलेंगे, जब तक मैं नहीं चाहूँगा ये मेरे पास पड़ा है। कोई फिक्स्ड एनुअल लॉक इन नहीं है, कोई फिक्स्ड एनुअल नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं फरमान जोग। फिर देखन हर, ये क्या है देखन हर? ये है एक तरह से ये धनी जोग का ही पार्ट है कि जिसके पास होगा उसी को मिलेगा। ठीक है, फिर फरमान जोग सेम ऊपर वाला पेएबल ऑन ऑर्डर डिमांड पे मिलेगा, लेकिन फिक्स पीरियड के बाद, एक फिक्स पीरियड के बाद। एक मिनट, मैं बता देता हूँ एक चीज़ याद करने में इजी के लिए। धनी जोग इस धनी जोग से रिलेटेड है, फरमान जोग इस फरमान जोग से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा सहयोग अलग, स्पेसिफिक पर्सन को जो मिलेगा, देखन हर अलग। ठीक है, बेरर वाला। और जोखमी, जोखमी का मतलब जैसे आज के डेट में आपने सुना होगा, अगर किसी ने भी बिल ऑफ सप्लाई, मतलब कोई सामान लेते हैं तो बिल ऑफ सप्लाई दिया जाता है कि ये सामान मेरे को मिल गया है, डिस्पैच हो गया है। अगर सी के थ्रू कोई सामान जा रहा है तो एक बिल ऑफ सप्लाई होता है, आगे जाकर आपको पता चलेगा। वो एक जो शिप चलाने वाला होता है, एक पार्ट उसको मिलता है, एक पार्ट होता है जो रिसीव करेगा गुड्स उसके पास, और एक पार्ट होता है जो भेज रहा है उसके पास। ठीक है, तो ये इस पार्ट के हुंडी को बोला जाता है जोखमी। जोखमी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जब हम कोई डिस्पैच करते हैं सामान तो उसको इंश्योर भी किया जाता है, तो हुंडी जो इंश्योरेंस का पार्ट जिसमें हो वो जोखमी कहलाती है। ठीक है, एक बार इसको रीड करें। ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स, इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट द ड्रॉर होल्डर बेयर्स द कॉस्ट एंड द ड्रॉई कैरीज नो लाइबिलिटी। ड्रॉर और ड्रॉई क्या होता है? एक मिनट, क्या बोला इसमें? जब सामान दिया जाता है तो लेने जिसको पैसा मिलेगा वो ड्रॉई हुआ, सॉरी, जो इनवॉइस बनाएगा वो ड्रॉर हुआ, और जो पैसा देना होगा वो ड्रॉई हुआ। ठीक है, तो जब अगर सामान बीच में खो जाए तो जो कॉस्ट है वो ड्रॉर बेयर करता है, और ड्रॉई को लाइबिलिटी कोई नहीं रहती। ठीक है, तो ये है हुंडी का पूरा पार्ट। अब इसको एक टॉपिक अलग से बना के हुंडी, इसको लिख लो एक बारी।
ठीक है, इसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मेन स्टार्ट तुम करोगे यहाँ से कि हुंडी विच लिटरली मीन्स टू कलेक्ट वॉज रिटन इन वर्निकुलर लैंग्वेज एंड फैसिलिटेट द सेफ ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन पार्टीज एंड हेल्प प्रमोशन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ये पहला पार्ट। फिर उसके बाद यहाँ आना, दीज वर used as document to facilitate transfer of money from one hand to another for trading activities as an instrument of exchange. It involves contract which warrant the payment of money, the promise order which is conditional, capable of change to transfer by valid negotiation। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट्स एंड ये हुंडी का पूरा पार्ट था। इसको रोक के लिख लेना एक बार जो भी नोटबुक बना रहे हो। उसके बाद अब आता है यहाँ, इसके बाद क्या लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि इंडिया जो है सोने की चिड़िया मानी जाती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है बहुत अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, क्लाइमेट के नज़रिए से भी बहुत अच्छा माना जाता है। सारी ऋतुएं यहाँ पर हैं। और दूसरा ट्रेड के भी नज़रिए से बहुत अच्छा माना जाता है इंडियन महाद्वीप। ठीक है, बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये समुंदर से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि शिप के लिए आपको किसी और कंट्री के थ्रू जाना पड़ेगा, समुंदर से भी जुड़ा है। ऊपर की साइड यूरोप रशिया भी है, इसलिए। ठीक है, अब इसको हम रीड करते हैं एक बारी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वेयर एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड इम्पोर्ट्स विद लार्ज मार्जिन। क्या मतलब है इसका? देखो, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। आसान भाषा में समझना, इंडिया की चीज़ हम बाहर बेच रहे हैं वो हो गया एक्सपोर्ट। बाहर बेचना इज एक्सपोर्ट। बाहर की चीज़ इंडिया में आई दैट इज इंपोर्ट। एंड इंडिया के लिए क्या ज़्यादा सही होगा, एक्सपोर्ट की इंपोर्ट? ज़्यादा एक्सपोर्ट हो तब ज़्यादा अच्छा है इंडिया के लिए कि ज़्यादा इंपोर्ट हो? ऑब्वियसली एक्सपोर्ट हो, बाहर का पैसा आना चाहिए। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक बैलेंस बना रहना चाहिए क्योंकि पैसा बाहर से जो आ रहा है और बाहर जो पैसा जा रहा है, इंपोर्ट करेंगे चीज़ें तो बाहर पैसा भी तो देंगे ना। तो वो अगर बैलेंस ज़्यादा हिला तो इंडियन इकोनॉमी को दिक्कत होगी। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है समझने के लिए कि भाई अगर तुम्हारे पास 10 रुपये आए एक्सपोर्ट से मान लो, और तुमने इंपोर्ट में चीज़ खरीद ली 20 रुपये की, बाकी 10 रुपये का डेफिसिट हो जाएगा, मतलब कमी हो जाएगी, तो गलत होगा। इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ गुड इस नज़रिए से कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बना रहता है। मैंने जो बताया समुंदर से जुड़ा हुआ है, लैंड पार्ट से भी जुड़ा हुआ है, एकदम अलूप भी नहीं है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंजॉयड द फ्रूट्स ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छे स्पाइसेस थे, रॉ मटेरियल्स इंडिया का, हैंडीक्राफ्ट इंडिया का अच्छा था। इस वजह से इंडिया को हमेशा फेवरेबल मतलब डेफिसिट नहीं होता था, उसका सरप्लस होता था, मतलब उसको कमी नहीं होती थी, हमेशा ज़्यादा होता था पहले के ज़माने में। वेयर एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड इम्पोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट जो पैसा आएगा, जो सामान बेच रहे हैं वो ज़्यादा होता था हमेशा एज़ कम्पेयर टू जो सामान खरीद रहे हैं। आज की डेट में उल्टा सिनेरियो, आज की डेट में इम्पोर्ट एक्सीड्स द एक्सपोर्ट। ठीक है, with large margins and indigenous banking systems। ठीक है, commercial and industrial banks later evolved to finance trade and commerce and agriculture banks to provide both short term and long term loans। ठीक है, सबसे पहले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बात की गई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले अच्छा था, आज की डेट में अच्छा नहीं, पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए अच्छा माना जाता है, जिसने डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की। जो समुद्र का रूट है उसने काफ़ी हेल्प की। दूसरा कि धीरे धीरे बैंक्स डेवलप हुई, एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिक बैंक्स बनी, सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, एग्रीकल्चर स्पेसिफिक भी बैंक्स बनी, जिसने हेल्प की डेवलपमेंट में इंडिया की। तीसरा, पहले के ज़माने में बहुत सारी ट्रेड सेंटर्स थी इंडिया में, बहुत सारी जगहें थी जिसको ट्रेड सेंटर बोला जाता है क्योंकि उनकी कुछ स्पेसिफिक कोई प्रोडक्शन की वजह से या फिर स्पेसिफिक लोकेशन की वजह से। जैसे कि मैं ये बताता हूँ, मेजर ट्रेड सेंटर्स इन एशियन टाइम्स कौन कौन सी थी? पाटलिपुत्र, जो आज की डेट में पटना है, उस समय काफ़ी एक अच्छी मानी जाती थी। अशोक सम्राट के टाइम से ही पाटलिपुत्र एक काफ़ी अच्छी ट्रेड सिटी मानी जाती है। पेशावर, ये आज की डेट में शायद पाकिस्तान में है। तक्षशिला, उसके बाद तक्षशिला को बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग बोला जाता था। इंद्रप्रस्थ,
जो आज की डेट में दिल्ली है शायद, रॉयल रोड फॉर वेयर मोस्ट रूट्स लीडिंग टू ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ कवर्ड। ठीक है। फिर मथुरा, मथुरा एक जंक्शन होता था दिल्ली से, जब इंद्रप्रस्थ से चीज़ें साउथ की साइड जाती थी, एक जंक्शन होता था एक मथुरा। वाराणसी, वाराणसी क्यों है, एक तो आपको पता है गंगा नदी बहुत ही एक बहुत आधे इंडिया को पानी दे रही है, तो गंगा नदी के तट पे है। दूसरी चीज़, सबसे पुरानी जगह है हमारे देश की, तो वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरा, बरोच। ठीक है। आपको ये थोड़े रटने पड़ेंगे ये चीज़ें। मेजर ट्रेड सेंटर्स इन एशियन टाइम्स, पहले के ज़माने में। आज की डेट में तो मेन चार मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बोली जाती है ना, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। पहले के टाइम पे ये जो थी मेजर ट्रेड सेंटर्स थे। ठीक है। तो अब जब तुमने हुंडी तक लिख लोगे, लिख लिया होगा, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करना। उसी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ, रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, उसमें यहाँ से लिखना शुरू करना कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसने बहुत देर तक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को एंजॉय किया है। धीरे 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 बैंक्स और एग्रीकल्चर बैंक्स, पैसिफिक बैंक्स भी आने लगे पिक्चर में। ठीक है। ये पूरा लिखना, इसको दो जगह तोड़ देना जैसे तुम्हें सही सहूलियत लगे। मैनी लीडिंग ट्रेड सेंटर्स फॉर डेवलप इन एशियन टाइम्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, नीचे जो दिए गए हैं उसके बाद वो लिखना मेजर सेंटर, इसके बाद लिखना वो। ठीक है। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे, इसको लिखना है एंड में एक कंक्लूजन बना के। ठीक है। क्या लिखना, business activities led to the growth of different aids to trade such as transportation, banking, finance and communication। क्या मतलब हुआ इसका, कि जब एक बिजनेस एक्टिविटी होती है ना, मान लो तुम्हें एक सब्जी ही खरीदनी है, उसके लिए तुम जाओगे किसी दुकान तक, बीच में रोड भी होने चाहिए। मान लो थोड़ा दुकान का 2 किलोमीटर दूर है, तो तुम्हें ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत है ना। अब वहाँ जहाँ सब्जियाँ आई होंगी दुकान पे, वो भी कहीं से आई होंगी खेतों वगैरह से, वहाँ भी चीज़ें कोई उठा के तो लाया नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, रोड की ज़रूरत होगी। पैसे, सबके पास बहुत ज़्यादा पैसे तो होते नहीं है, बैंकों से उधार लेना पड़ता है, तो बैंकिंग सिस्टम की भी ज़रूरत है, अपने पैसे संभाल के रखने के लिए बैंकिंग सिस्टम की भी ज़रूरत है। तो ये बात यही बोल रहा है कि एक बिजनेस से कई चीज़ें उत्पन्न होती हैं। एक बिजनेस बहुत से और बिजनेसेस को बढ़ावा देता है। जैसे एक बिजनेस, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया सब्जी का, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे बिजनेस को बढ़ावा दिया। तो ये कंक्लूजन में, जब तुम्हारे बिजनेस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें ये कंक्लूजन में पक्का डालना। ठीक है। ये और साथ में जब ये तुम स्टार्ट करोगे ना डेवलप इंडिया के बारे में, जब डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी कैसे हुआ, उसमें इंडिया का जब पार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें लिखना इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज पॉपुलरली कॉल्ड स्वर्ण भूमि एंड स्वर्ण द्वीप इन द राइटिंग्स ऑफ मैनी ट्रैवलर्स सच एज मेगास्थेनेस एंड फैक्सियन। मैं तुम्हें बताता हूँ लिखते कैसे हैं, कभी भी कोई क्वेश्चन आए, जैसे मैंने भी हर जगह लिखा है। कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तुम्हें, मान लो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ बिजनेस इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन, जो मैंने तुम्हें 2-3 लाइन हमेशा लिखाता रहता हूँ, उसमें से 3-4 लाइनें उठाना अच्छी वाली, जैसे अभी मैंने उठाई इंडिया, इस क्वेश्चन के लिए इंडियन स्वर्ण भूमि वाला, वो इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा। फिर लिखना एक्सप्लेनेशन, जो फिर अपने क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करना है। थर्ड पार्ट में लिखना कंक्लूजन। और हर क्वेश्चन को, मेरे को पता है इतना टाइम नहीं होता, लेकिन स्पीड में हर क्वेश्चन को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करना, एंड अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, अब जो मैंने तुम्हें बात बताई एलपीजी वाली, अब यहाँ पे वो लिखी है। ये एक मेजर पार्ट है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, डेवलपमेंट और रोल ऑफ
बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, जो एक्सप्लेनेशन है ना उसमें ये चीज़ पक्का आनी चाहिए। विद द इमरजेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ईच इंडिया कंपनी यूज रेवेन्यू जनरेटेड बाय प्रोविंसेस फॉर परचेजिंग इंडियन रॉ मटेरियल स्पाइसेस एंड गुड्स। जो मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल स्पाइसेस लेके बाहर बेच देने लगे, प्रोविंशियल टैक्सेस भी यहीं से लेते थे, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी स्टार्टेड, ठीक है, ताकि सेल्फ रिलायंट बन सके हमारी सोसाइटी। लेकिन ड्यू इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक चीज़ें, बट लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, राइज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ती गई, कैपिटल बन नहीं रही थी, ग्लोबलाइजेशन बंद थे सारे सारे मतलब गवर्नमेंट का ही राज था तो बाहर से चीज़ें लाने नहीं दे रहे थे, प्राइवेटाइजेशन ठप पड़ती जा रही थी, लोग गरीब होते जा रहे थे, वीक फाइनेंस सिस्टम, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, हाई फिजिकल डेफिसिट। आपको पता है पाकिस्तान कभी पंगा कर रहा था, कभी चाइना पंगा कर रहा है, करगिल वॉर जो हुई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, अब इंडिया को हो रही थी दिक्कत जो मैंने आपको बताई। सो द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन वाज precarious. As a result, India agreed to economic liberalization 1991, जिसको बोला गया LPG पॉलिसी, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। एंड मेजर पॉलिसी चेंजेस वर अफेक्टेड सिंस 1991 विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल मॉनेटरी ट्रेड। फिजिकल का मतलब होता है मनी, फिजिकल आप एक बार को अपने दिमाग में रख लें कि फिजिकल जहाँ है मतलब मनी रिलेटेड, ठीक है। फिजिकल मॉनेटरी ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ ये सारी चीज़ें खोल दी गई हैं। FDI लाई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को एलो किया गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर से लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें, यहाँ पर बढ़ोतरी कर सकें, उस चीज़ को बढ़ावा दिया गया। जैसे आजकल मोदी साहब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं ताकि बाहर के लोग इंडिया में आए। एक टाइम था जब इंडिया चाह रही थी कि बाहर का कोई ना आए, लेकिन अब मोदी साहब फिर से चाह रहे हैं कि बाहर के लोग और फिर से इंडिया में आके इंडस्ट्रीज वगैरह लगाएं, क्योंकि अब इंडिया इतना सेल्फ रिलायंट है कि आप उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। और इंडिया भी और दूसरी वर्ल्ड भी एक ऐसा एक फोरम बन चुका है जहाँ पर ऐसा ब्रिटिशर रूल वाला हिसाब नहीं हो सकता, ठीक है। द इंडियन इकोनॉमिक्स इमर्जिंग एज वन ऑफ द फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड टुडे एंड प्रेफर्ड FDI डेस्टिनेशंस, राइजिंग इकोनॉमी इज इनकम्स। इसको ध्यान से सुनो। द इंडियन इकोनॉमी is emerging as one of the faster growing economies in the world today and a preferred FDI destination। FDI का मतलब क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर का कोई, जैसे टेस्ला है, सबने सुना होगा, टेस्ला चाह रहे हैं कि यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाए, लोगों को रोजगार दे, यहीं पे प्रोडक्शन करे। दिस इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो rising economy, saving investment opportunity, increased domestic consumption and younger population ensures growth for decades to come, ठीक है। The high growth sectors have been identified which are likely to grow at a rapid pace and the recent initiative of the government of India such as Make in India। अभी कुछ दिन पहले कुछ दिनों से मतलब जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया ऐसे करके बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं ताकि स्टार्टअप को, इंडियन स्टार्टअप जो हैं इनको बढ़ावा दिया जाए। और ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू इंडियन स्टार्टअप इज़ अ बिजनेस एंड बिजनेस इज एक्चुअली लिंक्ड विद डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि जब एक स्टार्टअप आएगा वो मान लो 5 बंदों को भी रोजगार देगा, तो 5, वो एक बंदा मान लो उसके 2 बच्चे और एक बीवी है, तो वो 5 के हिसाब से 20 बंदों को खाना देगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ बिजनेस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। जो मेजर लाइनें हैं तुम्हें तुम याद करने का ट्राई सबको करोगे, क्योंकि क्या नाम है, जब पेपर में जाओगे, पेपर में तुम्हें ऐसे 10 लाइनें अगर तुमने याद की तो उसमें 7 लाइनें याद रहेंगी इस टॉपिक को लेके, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो।